हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जो जैक बोर्ड से जुड़े हुए हैं, यानी जो बच्चे झारखंड बोर्ड का एग्जाम देंगे 2025 में बोर्ड एग्जाम, उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों झारखंड बोर्ड का बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है वही देखने वाले हैं। और सब्जेक्ट हमारा कौन सा है प्यारे बच्चों? ज्योग्राफी। ऑफिशियल मॉडल पेपर से क्या लाभ होता है प्यारे बच्चों? इससे हमें पता चलता है कि हमारा एग्जाम कैसा जाने वाला है, क्वेश्चंस किस प्रकार से रहेंगे, ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, अति लघु कितने होंगे, दीर्घ कितने होंगे, ये सारा चीज हमें पता चलता है। दूसरा चीज ये पता चलता है प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। क्वेश्चन का लेवल टफ रहेगा या आसान रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा, आपकी तैयारी कितनी हुई है, इसका भी इसी से पता चलेगा। तो आज की क्लास में ज्योग्राफी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। क्लास को आप सभी जरूर लास्ट तक देखिएगा, यह आपके लिए बहुत ज्यादा आपको लाभ पहुंचाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं प्यारे बच्चों जो हमसे जो है तनु क्लासेस ऐप में सीधा सीधा सफलता या समाधान बैच में पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हमसे नहीं पढ़े हैं, पहली बार यूट्यूब में विजिट कर रहे हैं। तो इस क्लास को देखेंगे आप सब, किसी को फायदा होने वाला है, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, आपको जो है 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें से एक आपको सही वाला टिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे और एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहेगा, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन में 25 मार्क्स हो गए आपके। चलिए करते हैं सेशन को शुरू। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? यानी कि संभववाद की जो अवधारणा है प्यारे बच्चों, इस शब्द को समझने का प्रयास करना। संभववाद का अवधारणा का मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण में जो चीजें हैं, प्रकृति के द्वारा जो भी चीजें बनाई गई है उसमें मानव परिवर्तन कर सकता है, यानी कि पर्यावरण में परिवर्तन करना संभव है। जैसे कि बारिश हो रही है तो हम बारिश से बच सकते हैं, प्रकृति के द्वारा जो बारिश बरसाई जा रही है हम घर बना करके बच सकते हैं, छाता माथा के ऊपर टांग करके बच सकते हैं। भूकंप आ रहा है या बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ से बचने के लिए हम ऊंचे स्थानों पर जा सकते हैं, हम बड़े बड़े पानी जहाज बना सकते हैं, हम वायुयान के माध्यम से वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, यानी कि हमने क्या किया, परिवर्तन कर दिया। इसको बोलेंगे संभववाद। तो संभववाद में मानव को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि मानव प्रकृति में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मानवीय घटक को, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर का कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अगर पूछे मिलियन नगर की जनसंख्या कितनी होती है, मिलियन सिटी, तो 10 लाख से अधिक। लेकिन मेगा जो सिटी होती है प्यारे बच्चों, मेगा नगर जो होते हैं यानी कि बड़े नगर, तो इसका हमारा होता है 50 लाख से अधिक, है ना। जनसंख्या इसकी कितनी होती है, मोर देन 5 मिलियन, 50 लाख से अधिक। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर केंद्रित है? पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में घर बनाना, स्कूल का निर्माण करना, रेल की पटरियां बिछाना, सड़क बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो यहां पर जनसंख्या आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। मैदानों में घर बनाना आसान, कृषि कार्य करना आसान, सड़क बनाना आसान, पुल का निर्माण करना आसान, बहुत सारी चीजें आसान होती है, तो इसलिए मैदानों में जनसंख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है? ग्रेट डिवाइड बोलते हैं प्यारे बच्चों जनगणना का महान विभाजक वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन एक बार हिंदी में भी पूछा हुआ है, यानी कि यहां पर इंग्लिश शब्द यूज किया गया है, ग्रेट डिवाइडेड। इसको बोलेंगे जनगणना का महान विभाजक वर्ष, है ना, जनगणना का महान विभाजक वर्ष। और ये प्यारे बच्चों आपका जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। कब माना जाता है? 1921। लेकिन भारत में जो है, भारत में है जो जनसंख्या है बहुत तेज गति से वृद्धि हुई, वो हुआ था 1951 से 1981 के दरमियान, है ना, 1981 से 51 से 1921 के 81 के बीच। तो आपको पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1921। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा में निम्न में से किस विद्वान की देन है? यानी कि मानव विकास की जो अवधारणा है, यह अवधारणा किसने दिया था? तो मानव विकास की अवधारणा प्यारे बच्चों यह दिया गया था डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा। वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे।
तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर महबूबुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृषि की प्रकार का विकास यूरोपीय व औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? यानी कि यूरोपीय जो देश हैं जैसे पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, इन सभी देशों के द्वारा जो कृषि शुरुआत किया गया, भारत में, ब्राजील में, अपने गुलाम देशों में रोपण कृषि बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रोपण कृषि। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? फल और फूल, फल और सब्जी या फिर फल और जो है वेजिटेबल है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसी का जो है उत्पादन, इसको बोलते हैं क्या? हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? आपको बताना है कॉफी, गेहूं, गन्ना या फिर रबर। तो रोपण कृषि का एग्जाम्पल होता है चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, कपास, नारियल, सुपारी, अनानास, ये सब के सब हैं। लेकिन गेहूं ये हमारा खाद्यान्न फसल है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हमारा एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? यानी कि उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का, इंडिविजुअल व्यक्ति का या व्यक्तिगत लोगों का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का जो है डेट्राइट किसे कहा जाता है? जापान का डेट्राइट बोलते हैं प्यारे बच्चों जहां पर बहुत हाई लेवल का टेक्नोलॉजी और जो है एक तरह से जैसे हमारा भारत का बेंगलुरु है जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार से अमेरिका का कैलिफोर्निया जिसको सिलिकॉन सिटी, उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों डेट्राइट। तो आपका नगोया, जापान का जो नगोया शहर है प्यारे बच्चों, इसको जापान का डेट्राइट कहा जाता है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति की घोषणा, नई औद्योगिक नीति को प्यारे बच्चों न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी के नाम से भी जाना था, इसको बोलते हैं नई आर्थिक नीति। और ये प्यारे बच्चों नई आर्थिक नीति सन 1991 में अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? 1991 में। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछे भारत में एलपीजी सुधार, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों एलपीजी सुधार। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, उसके बाद आपका है निजीकरण और वैश्वीकरण, है ना, ये आपका कंसेप्ट अपनाया गया था 1991 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों 12वें नंबर का, एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है? प्यारे बच्चों जब देश विकसित होगा, विकसित देशों में ज्यादातर लोग आपका तृतीय क्षेत्र में जैसे शिक्षा, व्यापार, परिवहन, संचार, सेवा, बैंकिंग, टूरिज्म, इन सभी कार्यों में लगे होते हैं। और जो देश विकासशील होते हैं वहां पर ज्यादातर लोग आपको कृषि क्षेत्र में दिखाई देंगे। ठीक, तो यहां पर आपका विकसित पूछा है, इसलिए आपका सेवा क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर, इसी को बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कील नहर कहां पर स्थित है? आपको बताना है कील नहर। तो प्यारे बच्चों कील नहर ये प्रमुख रूप से एक जलमार्ग है। कील नहर ये हमारा पड़ता है जर्मनी में। कहां पर पड़ता है कील नहर? जर्मनी में। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल किस प्रकार का संसाधन है? आपको बताना है जल अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब होता है कि एक बार खत्म हो गया तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं, बल्कि गलत है। ये हमारा चक्रीय संसाधन है जल। कैसा संसाधन है? चक्रीय, क्योंकि हमारा पानी जो है भाप बनता है, भाप बन के हमारा ऊपर जाता है और इससे हमारा बनता है बादल, और फिर बादल बनने से फिर बारिश होती है, और फिर बारिश होकर के फिर ये वापस हमारा समुद्र में आती है, और समुद्र से आने के बाद फिर भाप बनती है ना, ऐसे करके। तो ये हमारा चक्कर लगाता है, इसको बोलेंगे चक्रीय संसाधन। आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? यानी आर्द्र कृषि यानी कि जिसमें प्रमुख से पहले बच्चों एक तरह से नमी वाली कृषि, जिसमें पानी की थोड़ा ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसको शुष्क कृषि नहीं बोलेंगे। जब कृषि 75% वर्षा सेंटीमीटर वर्षा से कम होता है इसको बोलते हैं शुष्क कृषि, और जब 75 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है इसको बोलते हैं आर्द्र कृषि। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकलेश्वर खनिज तेल कहां पर स्थित है? अंकलेश्वर, कलोल, ये दोनों का दोनों तेल उत्पादन क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। डिगबोई और नाहरकटिया ये असम में पड़ता है, और मुंबई हाई आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो अंकलेश्वर पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, तो गुजरात हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्तम, इसको बोलते हैं विरध ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है।
उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर को प्यारे बच्चों वृहद ट्रंक के नाम से जाना जाता है। ये हमारा इसका आकार कैसा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, एस आकार का, और इसका ऊपर वाला भाग कहलाएगा उत्तरी अटलांटिक और नीचे वाला कहेगा दक्षिणी अटलांटिक। तो यहां पर प्रमुख से पड़ता है यूरोप और यहां पर पड़ता है आपका अमेरिका। इन दोनों के बीच व्यापार होता है उत्तरी अटलांटिक महासागर के माध्यम से, इसलिए यह मार्ग बहुत ज्यादा बिजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला कि WTO का मुख्यालय कहां पर है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्यालय प्यारे बच्चों न्यूजीलैंड, ये स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है जेनेवा। तो इसका मुख्यालय पड़ता है जेनेवा में। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोच्चि पत्तन कहां पर स्थित है, कोच्चि पत्तन। प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ पत्तन बता देता हूं जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछे प्यारे बच्चों कि कांडला पत्तन कहां पर है, कांडला बंदरगाह, तो आपका कांडला पत्तन आपका गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। मारमा गांव बंदरगाह आपका गोवा में पड़ता है। उसके बाद न्यू मंगलोर बंदरगाह है ये, जो कि आपका कर्नाटक में पड़ता है। कि कोचीन बंदरगाह प्यारे बच्चों आपका पड़ता है केरल में, ध्यान रखेंगे कोचीन बंदरगाह। उसके बाद केरल में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है वेबनाद कयाल। इसको अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका है ये चेन्नई में, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। फिर आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कोलकाता बंदरगाह जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो आपको कोच्चि पूछा हुआ है जो कि क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अगला। तो यहां पर केरल, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना है ना, समाजवादी समाज की स्थापना जो है प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण। तो उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण मतलब कि जो भी हमारा उद्योग है, उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण। और भारी उद्योगों पर ध्यान कब दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, विकास किया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को समाजवादी समाज की स्थापना के रूप में इसको जाना जाता है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। भू उपयोग संवर्ग टोटल 9 है, इसमें हमारा सीमांत भूमि नहीं आता है, याद रखेंगे, मार्जिनल लैंड। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है जल संसाधनों का संरक्षण, क्योंकि जल अनुपलब्धता से है ना, अनुपलब्धता से बचने के लिए कि भाई पानी की कमी नहीं हो जाए, बिल्कुल सही बात है। निरंतर बढ़ती मांग के लिए कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो पानी का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। स्थानिक और ऋतुवाद, जब ये दोनों सही होगा तो हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है ये किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। प्यारे बच्चों आपको पूछ रहा हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, तो हजीरा जो है ये आपका पड़ता है गुजरात में। विजयपुर जो है इसमें ये पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और जगदीशपुर जो है प्यारे बच्चों ये हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता है, तो गुजरात में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, लेकिन आपका महाराष्ट्र से होकर के ये पाइपलाइन नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया था। अभी हमने कहा आपको कि 1991 में एलपीजी सुधार किया गया था, इसको बढ़ावा दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव सेक्शन, वो है आपका द लिमिट टू ग्रोथ। इसके लेखक कौन है, द लिमिट टू ग्रोथ। प्यारे बच्चों दो पुस्तक आपको याद रखना है, एक है आपका द लिमिट टू ग्रोथ है ना, याद रखेंगे, द लिमिट टू ग्रोथ है ना, ग्रोथ है ना, यानी वृद्धि करने की सीमा। और एक है हमारा द पॉपुलेशन बम है ना, पॉपुलेशन बम, यानी कि एक तरह से हमारा जनसंख्या विस्फोट की बात कर रहे हैं। तो द लिमिट टू ग्रोथ जो है प्यारे बच्चों ये पुस्तक लिखा गया है आपका मिडोज के द्वारा। किसके द्वारा, मिडोज के द्वारा। और जो द पॉपुलेशन बम है ये लिखा गया है एहरलिच के द्वारा। किसके द्वारा, एहरलिच के द्वारा। तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिडोज। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये सभी आपके 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी कैसे होगा। ये 25 मार्क्स में 25 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। अगर आप प्यारे बच्चों तनु क्लासेस में जुड़े हैं और यहाँ से पढ़े हैं या पढ़ाई कर रहे हैं अभी, या फिर अभी फिलहाल जुड़ने वाले हैं, किसी भी तरह से आगे एग्जाम देंगे,
तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। 25 में 25 लेने से कोई ही नहीं रोक सकता। आपको ढेर सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, है ना, आपको चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ाया जाता है, तो ये तो आसानी से बन जाएगा। साथ साथ में प्यारे बच्चों, जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनसे मैं कहूंगा NCERT में प्रत्येक चैप्टर में प्यारे बच्चों आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव देते हैं। उन 3 से 4 जो ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन कर लेते हैं सभी चैप्टर्स के। तो 22 चैप्टर टोटल ज्योग्राफी में है, 22 चैप्टर का कर लेंगे ऑब्जेक्टिव, तो यहां पर क्वेश्चन आपको ज्यादातर आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा है, अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। यहाँ पर आपका आंसर्स दिए हुए हैं ये सब चीज, तो चलो ये सब अच्छी बात है, दे दिया यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों किसके तरफ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको 45 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का, 45। और ऑब्जेक्टिव कितना था आपका, 25 मार्क्स का। कितना हो गया, 25 और 45 70 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो आपका सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि 45 मार्क्स आपका यहां से पूछा जाने वाला है, तो सब्जेक्टिव की तैयारी आपको अच्छी से करना पड़ेगा, अच्छा तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन देखते हैं सब्जेक्टिव में। पहले अति लघु आएगा, फिर लघु आएगा, फिर दीर्घ आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ बातें बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक कौन सा क्वेश्चन है ना। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि कुल टोटल 23 प्रश्न होगा, 23 में से प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 9 तक, यानी टोटल 9 क्वेश्चन आपको अति लघु प्रश्न आपको दिया गया है, जिसमें एक क्वेश्चन का आंसर दोगे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा 10 से लेकर के 17 तक आपका ये 8 क्वेश्चन है। 8 में से आपका प्यारे बच्चों, 8 में से आपको कितना का आंसर देना है, इनमें से किसी 6 का आंसर देना है, 6 लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देना है 8 में से। और प्रत्येक में कितना मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन का आंसर दोगे आपको, है ना, एक क्वेश्चन का आंसर दोगे तो 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 का आंसर देना है, तो 6 18 मार्क्स हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपका 9 दोगे तो 9 होगा हमारा यहाँ पर, तो 9 और 18 कितना हो गया, 27 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया लघु वाला। फिर दीर्घ आपका क्वेश्चन पूछेगा आपको। दीर्घ वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 18 से लेकर के 23 तक, है ना, 18 से लेकर के 23 तक, यानी कि आपका कितना, 18, 19, 20 और 3, यानी कि 6 क्वेश्चन, 6 आपका दीर्घ पूछेगा। 6 में से आपको कितना का आंसर देना है, 6 में से आपको किन्हीं 4 का आंसर देना है। और एक में कितना मार्क्स है, 25 मार्क्स है ना, 25 है ना, कितना मार्क्स है, 25। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यानी कि एक में 5 मार्क्स है आपका, तो 5 है ना, 4 का आंसर देना है आपको, तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 मार्क्स यहाँ पर हो गया, है ना, 20 मार्क्स। और ऊपर में हमने कितना दिया, यहाँ पर आपका 6 प्रश्नों का आंसर देना है, और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 है, तो 3 गुना 6 कितना हो गया, है ना, 3 गुना 6 का 18 मार्क्स हो गया। 18 और 20 कितना हो गया, 20 और 18 38 मार्क्स हो गया। और बाकी आपका ऊपर में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु में से आपको, है ना, लघु में से आपको कितना देना है, 7 का आंसर देना है। 38 और 7 45 हो जाएगा। ठीक है, वहां पर ध्यान देंगे, 9 क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रहा है आपको, किन्हीं 7 का देना है, तो 7 45 हो जाएगा, 45 मार्क्स का। ठीक है, चलो ये तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। चलो एक एक करके आंसर करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका आपको आंसर 2 लाइन 3 लाइन ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन में देना है, इससे ज्यादा लंबा नहीं देना है, क्योंकि एक मार्क्स का है। और इसमें आपको टोटल एक तरह से 9 प्रश्न है, 9 में से आपको 7 ही का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये सारा चीज हमने पढ़ाया हुआ है आपको सफलता समाधान बैच में, अदर बोर्ड वाले में आपको हमने गेस क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, जो बच्चे पढ़े हुए हैं तनु क्लासेस ऐप में। अब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो मैं यहाँ पर सारी चीजें बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ये सब चीज को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, किसको बोलेंगे, मानव भूगोल। भूगोल की वह शाखा जिसमें हम मानव और पर्यावरण इन दोनों के बीच के सम्मिलित रूप को अध्ययन करते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है, मानव और पर्यावरण के बीच, कि मानव पृथ्वी में कैसे रहता है, पेड़ों के फलों को कैसे खाता है, उसके जो है फर्नीचर लकड़ी का उपयोग कैसे करता है, मानव कैसे पर्यावरण में उपस्थित पहाड़ों को काट करके रेल की पटरियां गुजार देता है उसमें, मानव कैसे भूमि पर सड़क का निर्माण करता है, इन सब का सम्मिलित रूप कहलाएगा मानव भूगोल। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। किसको माना जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को इसका जनक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, मानव विकास के 3 बुनियादी आयाम कौन से हैं। 3 बुनियादी आयाम, किसी भी मानव के विकास के लिए 3 चीज की हमेशा जरूरत होती है। पहला चीज है उस व्यक्ति को क्या पिलाया जाए, शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, उसके विकास के लिए उसका मन भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसका स्वस्थ होना चाहिए, है ना, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तो उसके पास स्वस्थ की सुविधाएं, है ना, होना चाहिए। तीसरा हमारा प्यारे बच्चों, जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों तक उस व्यक्ति का पहुंच होना चाहिए।
ठीक है, जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों तक उस व्यक्ति का पहुंच होना चाहिए। मतलब कि सरकार कोई योजना चला रही है तो उस योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। अरे बात समझ में? तो सभी संसाधनों तक पहुंच, ये 3 मुख्य आयाम है। इसको लिखेंगे तो 3 मार्क्स, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? चलवासी पशुचारण बोलेंगे प्यारे बच्चों जिसमें व्यक्ति अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराते रहते हैं। यहां पर पहले घास खिलाया, घास खत्म हो गया, यहां से सारे पशु को लेकर के दूसरी जगह चले गए, दूर चले गए, तो इसको बोलते हैं चलवासी पशुचारण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। आपको वर्गीकरण करना है तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक आपका आता है प्यारे बच्चों निजी क्षेत्र के उद्योग। कौन से उद्योग? निजी उद्योग। दूसरा आपका आता है सरकारी, यानी कि इसको बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग, जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है। और तीसरा हमारा होता है संयुक्त उद्योग, जिसमें प्यारे बच्चों सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है सम्मिलित रूप से। तो ये हो गया हमारा उद्योगों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। तृतीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? तृतीयक क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप से प्राप्त उत्पादों को लोगों तक, मार्केट तक, स्वामियों तक, मालिकों तक पहुंचाने का काम किया था। ये कपड़ा बना उद्योग में, उद्योग से इस कपड़ा को उठा करके मार्केट तक लाना, ये तृतीयक क्रियाकलाप कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो परिवहन, व्यापार, सेवाएं, है ना, बैंकिंग, है ना, ये सब आपका आ जाएगा। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ने का काम करता है? सुएज नहर 2 सागर को जोड़ता है। ये सुएज नहर के बारे में बात करते हैं अगर, तो इसको 1869 में खोला गया था। मैं नॉर्मली रूप से याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसकी टोटल लंबाई 160 किलोमीटर है। सुएज नहर पर किस देश का अधिकार है? तो वो देश है आपका मिस्र। इस पर मिस्र देश का अधिकार है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा है कि सुएज नहर किन 2 जो है सागरों को जोड़ता है? तो 2 सागर है, एक है आपका भूमध्य सागर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेरियन सी, और एक है आपका रेड सागर, इसको बोलते हैं लाल सागर। तो ये आपका हो गया, इन दोनों सागरों को जोड़ने का काम करता है। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या वृद्धि किसको बोलते हैं? समय के 2 निश्चित अंतराल के बीच जनसंख्या, वहां पर निवास करने वाली जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है इसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। ये हमारा गांव है या क्षेत्र है या शहर है या देश है, इस सीमा के अंदर जितने लोग रह रहे हैं, मान लो 2025 में यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं? 500 लोग, और 2026 में 500 से 600 हो गया। तो ये जो परिवर्तन आया 500 से 600, तो 100 जो ये परिवर्तन आया ना, ये क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। ठीक, बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे। फसल शस्य गहनता कैसे, क्या तात्पर्य है? फसल शस्य गहनता का मतलब है एक ही खेत से ज्यादा उत्पादन करके ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन करके फसलों को प्राप्त करना, अनाज का उत्पादन करना, इसको कहेंगे हम लोग फसल शस्य गहनता। 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं 4 बंदरगाह, 4 पत्तनों के नाम लिखिए। भारत के पूर्वी तट पर, ये हमारा भारत है, ये हमारा हिमालय पर्वतमाला है, ये हमारा पूर्वी भाग, और ये हो गया पश्चिमी भाग। हमको कह रहा है कि पूर्वी भाग में उपस्थित 4 पत्तन कौन कौन से? तो पूर्वी भाग में उपस्थित एक तो आपको कर दो ये वाला चेन्नई बंदरगाह, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है तमिलनाडु में। चेन्नई में, तमिलनाडु में एक और है। तमिलनाडु में टोटल 3 बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह? 3, है ना। CAT, कैट, कैट मतलब बिल्ली। तो सी से चेन्नई, ए से एन्नोर बंदरगाह, टी से तूतीकोरिन बंदरगाह। ये 3 बंदरगाह है। आपको नाम लिखने बोला है, मैं मैप के थ्रू से याद करा रहा हूं। ये हो गया चेन्नई बंदरगाह, आपका तमिलनाडु में ही आपका एन्नोर बंदरगाह भी है और तूतीकोरिन बंदरगाह भी है। ठीक है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, उड़ीसा में पड़ता है आपका प्यारे बच्चों पारादीप बंदरगाह, और आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है कोलकाता बंदरगाह। ठीक, तो आप 4 याद रख लेंगे। 3 तो यहीं से याद हो गया, कैट, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन, और एक रख लो विशाखापट्टनम या फिर पारादीप या फिर कोलकाता, जो भी याद करने का मन करे, सारा याद रखो तो और बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहां पर टोटल आपके 9 क्वेश्चन होंगे, 9 में से आपको 7 का आंसर देना है। एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलेगा। कितने मार्क्स मिल गए? 7 मार्क्स। ठीक है, हल्का हलवा क्वेश्चन था, आप सब बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? तो आपका तनु क्लासेस में हमने गेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी बच्चे जुड़े हैं उसको पता होगा। क्या बताना आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसका आंसर आपको 70 से 100 शब्दों में देना है। और यहां पर प्यारे बच्चों आपको जो है 8 में से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक किसको बोलते हैं? अपकर्ष कारक मतलब कि वे कारक जिसके कारण कोई व्यक्ति एक नए स्थान पर जाता है। जैसे कि किसी गांव में ये व्यक्ति है, इस गांव में आ गया, तो ये व्यक्ति इस गांव में क्यों आ गया? रहने के लिए। यहाँ पर बिजली है, पानी है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, लोग मिलजुल करके रहते हैं, सारा चीज अच्छा है, तो लोग यहाँ पर आ गया। लेकिन इस गांव में अगर, तो इस सब कारक को बोलेंगे अपकर्ष कारक। कौन सा कारक? अपकर्ष कारक, ध्यान रखेंगे, अपकर्ष कारक। और अगर यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, शिक्षा का स्तर नहीं है, काम नहीं है, लोग मिलजुल करके नहीं रहते हैं, दंगा फसाद खूब होता है, तो ये व्यक्ति यहां नहीं रहेगा, यहां से भाग करके कोई दूसरी जगह चला जाएगा। तो इसके कारण नहीं रहा ना, ये जो कारक नहीं है यहां मौजूद, इसको बोलेंगे प्रतिकर्ष कारक। ठीक है। अपकर्ष कारक में व्यक्ति नए स्थान पर जाते हैं, प्रतिकर्ष कारक में व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ देते हैं। अपकर्ष कारक के कारण किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होती है, प्रतिकर्ष कारक के कारण किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कमी होती है। अपकर्ष कारक का एग्जाम्पल हमने बताया, शिक्षा की अच्छी सुविधा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छा काम या रोजगार के अवसर का होना, है ना, साफ सुथरा का होना, लोगों के बीच भाईचारा का होना, तो लोग वहां पर रहेंगे। अगर अन्यथा ये सब नहीं होता है तो वहां नहीं रहेंगे, उस सब कहेंगे प्रतिकर्ष कारक। तो ये हो गया हमारा। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का वर्णन करें। ऐसे उद्योग जहां पर बहुत हाई लेवल का टेक्नोलॉजी, यानी कि बहुत हाई लेवल का प्रौद्योगिकी तकनीक का प्रयोग किया जाता हो, उसको बोलते हैं उच्च प्रौद्योगिकी तकनीक। जैसे प्यारे बच्चों आपका बेंगलुरु है, आपका सिलिकॉन सिटी, वहां पर जो है प्रमुख से स्पेस से संबंधित जो है, या ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, है ना, खास करके ये हमारा प्रमुख से होता है उच्च प्रौद्योगिकी तकनीक। गहन नॉलेज की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज होना जरूरी है। भारत में पाइपलाइन परिवहन के 5 लाभ बताइए। पाइपलाइन परिवहन के 5 लाभ महत्वपूर्ण रूप से आपको बताना है। तो पाइपलाइन जो होता है प्यारे बच्चों, इससे पहला लाभ यह है कि ये सुरक्षित होता है। सुरक्षित कैसे होता है? क्योंकि इसको जमीन के भीतर से लेके जाते हैं, तो इस पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार बिछा दिए पाइप, तो अब उसके बाद हमारा चलते रहता है, इससे लाभ मिलेगा। तो पहला हमारा सुरक्षित हो गया। दूसरा, जब हम लोग बिछाते हैं तब खर्च पड़ता है, उसके बाद इसके देखरेख के लिए उतना ज्यादा खर्च नहीं पड़ता, तो ये हो गया सस्ता। तीसरा प्यारे बच्चों, पाइपलाइन के माध्यम से कोई वस्तु को एक स्थान से द्रव पदार्थ को, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। पाइप में छोड़ दिए, अपना चलते जा रहा है, आगे जाते जा रहा है, तो ये हमारा आसान हो गया हमारा, है ना। और पाइपलाइन के माध्यम से दूर दूर तक सामानों को हम क्या कर सकते हैं? धुलाई करवा सकते हैं, स्पेशली द्रव पदार्थों का। तो इस प्रकार से ये सब आप लोग इसमें लाभ में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है 13 नंबर का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है? क्यों होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं एक देश का जब दूसरे देश के साथ वस्तुओं का लेन देन होता है, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये हमारा भारत है। अब भारत में पेट्रोल का उत्पादन तो होता नहीं है, लेकिन भारत में इतने सारे कार हैं, इतने सारे गाड़ियां हैं, वो सभी गाड़ियां चलेंगे कैसे? तो हमारी वो सभी गाड़ियां तब चलेंगी जब उसको पेट्रोल मिलेगा, और पेट्रोल है नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा? दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा। तो अपनी आवश्यकताओं का हमारा क्या हो गया? इससे पूर्ति हो गया, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। और प्यारे बच्चों, हमने पेट्रोल खरीदा, तो पेट्रोल के बदले में हमने क्या दिया? हमने मान लो सऊदी अरब से हमने पेट्रोल मंगाया, तो सऊदी अरब को हमने क्या दिया? पैसा दिया, रुपया दिया। तो ये हमारा मुद्रा ये कमाया, तो इससे इसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुआ, अर्थव्यवस्था इसका मजबूत हुआ, और हमारी भारत की आवश्यकता भी क्या हो गई? पूरी हो गई। तो हमारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, देश की विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को गति में लाने के लिए। भारत के जनसंख्या वितरण प्रतिरूप का वर्णन करें, है ना। जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप जो है, तो कहां पर जनसंख्या ज्यादा है वितरण, और कहां पर जनसंख्या कम है। तो भारत में अगर वितरण प्रतिरूप की बात करें प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए, आपको उत्तर भारत में, आपको खास करके उत्तर भारत में जो है आपका जो आपका हिमालय वाला भाग है, पर्वतीय भाग है ना, पर्वतीय भाग है खास करके, यहां पर आपको जनसंख्या कम दिखेंगे। लेकिन हिमालय से थोड़ा सा नीचे आएंगे, जिसको बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसका डेल्टा वाला मैदान में आपको जनसंख्या बहुत ज्यादा घनत्व देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा उच्च देखने को मिलेगा। दूसरा प्रतिरूप प्यारे बच्चों आपको जो है भारत का जो थार मरुस्थल है, थार रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, यहां पर जनसंख्या आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तीसरा प्यारे बच्चों, जो हमारा बड़े बड़े महानगर हैं, विकसित हैं, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया,
तो यहाँ पर रोजगार बहुत ज्यादा है, रोजगार के कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या क्या है जो है उपस्थित है, रहते हैं, बसते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी कारक आप आराम से बता सकते हैं। या फिर इसके साथ साथ और जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए जो है जलवायु है ना, ये तो प्रभावित करता है हमारा वितरण को। तो जलवायु प्यारे बच्चों हमारा खास करके जो समुद्री जलवायु वाला जो क्षेत्र है, जहां पर समुद्री जलवायु है, गर्मी कम पड़ती है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, भारत की पल्ली और प्रक्षिप्त बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। भारत की पल्ली बस्तियां है ना, पल्ली, और एक हमारा परिक्षिप्त बस्तियां है ना। कौन सी बस्तियां? परिक्षिप्त बस्तियां। पल्ली बस्तियां किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? नॉर्मली रूप से गंगा के निम्न मैदानी क्षेत्र में जो बस्तियां पाई जाती है इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से क्या बस्तियां? कौन सी बस्तियां? पल्ली बस्तियां। ठीक है, और एक हमारा है परिक्षिप्त बस्तियां, या फिर इसको बोलते हैं एकाकी बस्तियां, या इसको बोलते हैं प्रकीर्ण बस्तियां, कि दूर दूर मकान होते हैं, है ना। घर जो है दूर दूर होते हैं, सटे हुए नहीं होते हैं, है ना, दूर दूर होते हैं। एक घर यहाँ हुआ, फिर दूर हुआ, फिर दूर हुआ, तो ये हुआ हमारा एकाकी बस्तियां या फिर प्रकीर्ण बस्तियां, परिक्षिप्त बस्तियां। इस आधार पर आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। और भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो कम देखने को मिलेंगे। पल्ली बस्तियों में आपको पानी आदि चीजों की सुविधा, पानी का हो या फिर अन्य चीजों का सुविधा जो है ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सुविधाएं कम देखने को मिलेंगे। ठीक, अब बात करते हैं आगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका क्या मतलब है? भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर ढेर सारे रासायनिक तत्व हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि यूरेनियम जैसे भारी तत्व, थोरियम है, प्लूटोनियम है, जिरकोनियम है, और ये सभी तत्व क्या करते हैं प्यारे बच्चों? ऊर्जा रिलीज करते हैं, उष्मा को निकालते हैं। और जब इससे उष्मा निकलती है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा पृथ्वी की सतह पर आ जाती है, और ये उष्मा जब खूब ज्यादा गर्म हो जाती है तो यहाँ से है ना पृथ्वी का सुराख पाता है तो निकल जाता है, भाप बन करके, है ना, भाप बन करके निकलता है। तो इसी को बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे इसको? भूतापीय ऊर्जा। इसका क्या महत्व है? भूतापीय ऊर्जा का महत्व बहुत ज्यादा ही है। मशीनों के संचालन के लिए हो या कोई इससे बिजली पैदा करने के लिए हो, है ना, भूतापीय ऊर्जा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका महत्व बात करते हैं कि भूतापीय ऊर्जा आपको देखने को कहाँ मिलेंगे ज्यादातर? एक हमारा क्षेत्र है जिसका नाम है मणिकरण। क्या नाम है इसका? मणिकरण। ये कहाँ पर पड़ता है मणिकरण? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा देखने को मिलेंगे। दूसरा हमारा है प्यारे बच्चों, एक हमारा है पूगा घाटी। कौन सा घाटी? पूगा घाटी। कहाँ पर? लद्दाख वाला क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको भूतापीय ऊर्जा देखने को मिलेंगे। भारत में सड़क तथा रेल परिवहन एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट करें। भारत में सड़क और जो रेल परिवहन है एक दूसरे के क्या है? कंप्लीमेंट्री है ना। सड़क रेल के बिना कुछ नहीं है, रेल सड़क के बिना कुछ नहीं है। प्यारे बच्चों ऐसे समझो इसको, कोई एक व्यक्ति अपने घर पर खड़ा है और ये व्यक्ति क्या चाहता है कि यहाँ पर 10 किलोमीटर दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन से वो दिल्ली जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? दिल्ली जाना चाहता है। ठीक, रेल मार्ग से दिल्ली तो जाएगा, लेकिन अपना घर से रेल मार्ग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इसको अपना घर से जो है रेल मार्ग तक जाने के लिए, जो स्टेशन है वहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सड़क के माध्यम से जाना पड़ेगा। अर्थात इससे पता चल रहा है कि इस व्यक्ति को सड़क ने इसके घर से स्टेशन तक पहुंचाया, और फिर स्टेशन से इसको रेल ने कहां पहुंचा दिया? दिल्ली पहुंचा दिया। अर्थात एक दूसरे का पूरक हो गया कि बिना रेल का सड़क नहीं काम, बिना सड़क का रेल नहीं, है ना। दोनों का पूरक है, एक दूसरे का महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। चाहे वस्तुओं की ढुलाई हो, चाहे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेना हो, ले जाना हो, कुछ भी काम हो, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस थे प्यारे बच्चों, आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। 8 में से 6 बनाना था, ये आपको हमने बता दिया। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 में से आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चंस हैं, उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये सभी क्वेश्चंस हमने गेस क्वेश्चंस में दिया हुआ है, सफलता समाधान बैच में पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे पढ़े हैं अच्छी बात है, उसको याद भी होगा। बहुत विस्तार से हमने सारी चीजों को बताया है कि उद्योग कहां पर स्थापित होगा, इस बात को कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। तो कुछ कारक हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि पहला चीज हुआ कच्चा माल। उद्योग कहां पर स्थापित होगा, इसको निर्धारित कौन करता है? कच्चा माल निर्धारित करता है। जैसे कि चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है, तो सीमेंट उद्योग की स्थापना वहीं पर होगी जहां पर चूना पत्थर आसानी से मिल जाए। जैसे कि चीनी उद्योग की स्थापना वहां पर आसानी से होगी जहां पर गन्ना आसानी से मिल जाए। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना वहां पर आसानी से हो जाएगी जिसका कच्चा माल जो है कपास आसानी से मिल जाए। तो कच्चा माल प्रभावित करता है उद्योग की स्थापना को।
दूसरा प्यारे बच्चों, उद्योग लगाएंगे तो उद्योग लगाने के लिए क्या चाहिए आपको? पूंजी चाहिए। क्यों? क्योंकि जमीन किराया पर लेंगे, बड़े बड़े मशीन लगाएंगे, मजदूर रखेंगे, तो आपको क्या चाहिए? बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। तीसरा प्यारे बच्चों, आपको इसमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, है ना। जो है बड़े बड़े जो मशीन होंगे उन मशीनों को चलाएंगे कैसे? तो चलाने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? उसको बिजली चाहिए। तो बिजली, पानी, ये सब चीज की जरूरत पड़ेगी। चौथा प्यारे बच्चों, उन मशीनों को घुमाने के लिए क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। तो श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पांचवा हमारा है कि प्यारे बच्चों, जो कच्चा माल है वो खेतों से उद्योग में पहुंचे कैसे, और उद्योग से बना बनाया माल मार्केट में पहुंचे कैसे? इसके लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग अच्छा होना चाहिए, मतलब कि परिवहन का साधन बढ़िया होना चाहिए, है ना। फिर आगे हमारा प्यारे बच्चों कि जो हमारा कच्चा माल से पक्का माल बनेगा, जैसे कपास से सूती वस्त्र बना, गन्ना से चीनी बना, चूना पत्थर से हमारा सीमेंट बना। अब ये सारा जो सामान बना, इस सामान को बेचेंगे कहाँ? मार्केट में। तो उद्योग के बगल में क्या होना चाहिए? मार्केट होना चाहिए, बाजार होना चाहिए, ताकि आसानी से वस्तु को बाजार में ले जाकर के बेचा जा सके। तो ये सभी कारक उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। विस्तार से लिख देंगे तो आसानी से आपको 5 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं आगे, आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से योगदान दिया है? आपको बताना है पहले उदारीकरण का परिभाषा, फिर निजीकरण का परिभाषा, फिर वैश्वीकरण का, और फिर बताना है कि भारत के औद्योगिक विकास में ये कैसे योगदान दिया। तो बात करेंगे इसके बारे में प्यारे बच्चों कि उदारीकरण बोलते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण को कम करना, सरकार के नियंत्रण को, कंट्रोल को कम करना, और निजी लोगों को एक तरह से थोड़ा सा बढ़ावा देना। यानी कि सरकार बड़ा कड़क रवैया अपनाया हुआ है, टैक्स ज़्यादा लगाया हुआ है, लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया है। इस सबको सरल अगर कर दे, लचीला कर दे, उदारवादी कर दे, तो इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। निजीकरण किसको बोलते हैं? निजीकरण बोलते हैं प्यारे बच्चों कि जो उत्पादन के साधन हैं, या जो चीज़ सरकार जो सही तरीके से संचालित नहीं कर सकता, चला नहीं सकता है, उन सभी चीज़ों को निजी लोगों के हाथों में दे देना, ताकि उसका संचालन सही तरीके से हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा मिले, लाभ मिले। इसको बोलते हैं निजीकरण। वैश्वीकरण किसको बोलते हैं? किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य सभी देशों के साथ जोड़ देना। किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, यह कहलाता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में कैसे मदद की? तो बिल्कुल मदद किया। जब हमने प्यारे बच्चों 1991 में और ये एलपीजी सुधार किया, तो इससे क्या हुआ? हमारा लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई, सरकार का नियंत्रण कम हो गया, विदेशी कंपनियां भारत आने लगी, बड़े बड़े कंपनी स्थापित हुए, उद्योग स्थापित हुए, इससे लोगों को रोजगार मिला, लोग रोजगार में लगे, वो अपने बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दे पाया, स्वस्थ सुविधा ले पाया, घूमने फिरने जा पाया आराम से। तो इससे उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया, उसके आय में भी सुधार आया। इस प्रकार से भारत के एक तरह से औद्योगिक विकास में ये महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमारा है प्यारे बच्चों, भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय आपको कौन कौन से हैं, उन सभी उपायों को सुझाना है। भू निम्नीकरण कहते किसको है प्यारे बच्चों? भू निम्नीकरण बोलते हैं भूमि की उर्वरता शक्ति में कमी आ जाना, उसकी जो उपजाऊपन है, उपजाऊ क्षमता है, उसमें कमी आ जाना, इसको बोलते हैं भू निम्नीकरण। अब इसको कैसे रोका जाए, है ना, इसके उपाय कैसे हैं कि भूमि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहे हमेशा, ये कभी कम ना हो, ये इसके उपाय क्या है? तो पहला उपाय ये है कि इसमें प्यारे बच्चों आपका भूमि के निम्नीकरण को रोकने का उपाय है कि आप जैविक खादों का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, ये सब का कम से कम प्रयोग करके आप गाय का गोबर हो गया, या फिर अन्य जो जैविक अपशिष्ट हैं, सड़े गले पदार्थ हैं, पेड़ पौधे के पत्ते हो गए, साग सब्जी के अपशिष्ट हो गए, है ना, ये सब पदार्थ को खेत में डालेंगे तो इससे आपका क्या होगा? इससे हमारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी। दूसरा हमारा प्यारे बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वृक्ष लगाएंगे, है ना, वृक्ष लगाएंगे तो इससे क्या होगा? समय पर वर्षा होगी। वृक्ष हमारा मिट्टी के कटाव को रोकता है, तो इससे हमारा भी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी।
तीसरा हमारा प्यारे बच्चों नॉर्मली रूप से क्या करना है कि जो फसल चक्रण वाली प्रक्रिया को अपनाना है। फसल चक्रण का मतलब क्या होता है? फसल चक्रण का मतलब होता है बारी बारी से अलग अलग फसल को लगाना, कि एक बार गेहूं लगाए तो अब अगला बार गेहूं नहीं लगाएंगे, उस टाइम पीरियड में गेहूं के समय में दलहन लगा देंगे, तिलहन लगा देंगे, कोई दूसरा फसल लगाएंगे, ताकि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बने रहे हमारा कंटिन्यूअसली। ठीक, रासायनिक खाद है ना, ये अपशिष्ट, ये जो है कीटनाशक दवाई, ये सब का थोड़ा कम प्रयोग करेंगे, है ना। सिंचाई थोड़ा कम करेंगे, है ना, ड्रिप सिंचाई करेंगे, है ना। उसकी जगह कौन सा सिंचाई करेंगे? ड्रिप सिंचाई, यानी कि बूंदा बूंदी फौड़ वाला सिंचाई, है ना, ड्रिप सिंचाई करेंगे, है ना। ठीक, तो ये सब के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? आसानी से मिट्टी की जो है भू निम्नीकरण को रोक सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा है सेवा सेक्टर में पर्यटन के महत्व को स्पष्ट कीजिए तथा पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो सेवा सेक्टर में पर्यटन का क्या महत्व है आपको बताना है। टूरिज्म, टूरिज्म किसको बोलते हैं? पर्यटन किसको बोलते हैं? आपको पता होगा। आप लोग कभी कभी ऊब जाते हैं अपने जीवन में, तो आप बोलते हैं कि चलो आते हैं पार्क घूम करके, चलो कोई बढ़िया सा जगह घूम के आते हैं, कोई स्मारक घूम के आते हैं, कोई जो है स्विमिंग पूल में जाते हैं, घूम के आते हैं। तो ये सब क्या है? टूरिस्ट प्लेस हुआ। अरे बात समझ में? आप घूमने जाते हैं, 20 का 50 रुपए का टिकट लेते हैं, इसके बदले में पैसा चुकाते हैं, थोड़ा देर घूमते फिरते हैं, फिर वापस आते हैं। तो आप क्या करते हैं? घूमे फिरे इसके बदले में। तो यही चीज कहलाता है पर्यटन। तो पर्यटन का वर्तमान टाइम पीरियड में प्यारे बच्चों इसका बहुत ज्यादा महत्व है। पर्यटन हमारा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, टूरिज्म। ठीक, तो ये हमारा इसका योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में इतनी महत्वपूर्ण हो गया है कि पर्यटन वर्तमान समय में तृतीय क्रियाकलाप में सबसे बड़ा, सबसे व्यापक जो है विस्तृत तृतीय क्रियाकलाप हो गया है। ये पर्यटन हमारा पूरी विश्व की जीडीपी का, टोटल कमाई का 40% जो है केवल और केवल पर्यटन यानी कि टूरिज्म से प्राप्त हो रहा है। आ रही बात समझ में? कितना महत्व। बात करते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक में खास करके आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों कि आपका परिवहन अच्छा होना चाहिए। परिवहन का साधन का मतलब कि लोग आसानी से आना जाना कर सके। आपने ताजमहल बना दिया, पता चला कि वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं हो। आपने कोई बढ़िया सा सुंदर सा घूमने वाला प्लेस बना दिया है, लेकिन वहां पर पहुंच ही नहीं सकते हैं। सड़क मार्ग ही इतना जर्जर है, इतना खराब है कि पूरा उबर खाबर है, अब असुविधाजनक है यात्रा करना, तो फिर मुश्किल है। परिवहन का साधन आपको सही करना पड़ेगा। दूसरा चीज प्रमुख रूप से प्यारे बच्चों कि उस प्लेस जहां पर टूरिस्ट प्लेस है वहां के वातावरण को आपको शांत और क्लीन बना के रखना है, ताकि लोग आए, है ना, घूमने के लिए, उससे प्रभावित हो, आकर्षित हो। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज है। तीसरा चीज सांस्कृतिक चीजों को बढ़ावा देना, अन्य चीजों को बढ़ावा देना, ये सब के अंतर्गत आ जाएगा। बात करते हैं भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। भारत में परिवहन के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं। तो भारत में प्यारे बच्चों प्रमुख ये परिवहन के 4 साधन हैं। कौन सा? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन। इन सब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कारक प्यारे बच्चों आपका, जैसे कि स्थल परिवहन को कौन ज्यादा प्रभावित करता है? स्थल परिवहन में आपका मैदानी क्षेत्र होता है, तो आसानी से वहां पर क्या हो जाते हैं? सड़क मार्ग बन जाते हैं, रेल मार्ग आसानी से बन जाते हैं। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पर रेल मार्गों का निर्माण करना, ये सब का निर्माण करना बहुत ज्यादा क्या होता है? कठिन होता है। जल मार्ग की बात करते हैं तो इसके लिए क्या है कि जल मार्ग में पानी की गहराई ज्यादा होना चाहिए, है ना। वहां पर जो है बर्फ के टुकड़े या मिट्टी ये सब चीज नहीं होना चाहिए, गहरा पानी, तभी हमारा जलयान आसानी से आना जाना कर पाएगा, है ना। ये सब चीज आपका प्रभावित में यहाँ पर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है दिए गए विश्व के चित्र पर, है ना, निम्नांकित जगहों को आपको चिन्हित करना है। ठीक है, आपके यहाँ पर कुछ जगह दिए गए हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मानचित्र वाला क्लास नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, मैंने मानचित्र का क्लास दे दिया है। आप लोग सर्च करेंगे वर्ल्ड मैप या फिर मैप बाय गुलाब सर, मैप बाय तनु क्लासेस, है ना, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिए गए विश्व के मानचित्र पर चित्र पर निम्नांकित जगहों को चिन्हित करें। कुछ आपके जगह हैं। पहला सुएज नहर, दूसरा आपका श्रीलंका, तीसरा आपका है न्यूजीलैंड,
चौथा आपका बंगाल की खाड़ी और फिर ग्रीनलैंड। इन सभी जगहों को लोकेट करना है आपके मानचित्र में कि कौन कहां पर होगा। कौन कौन प्लेस है एक बार दोबारा देख लेंगे। पहला है सुएज नहर, दूसरा है आपका श्रीलंका, फिर आपका है न्यूजीलैंड, बंगाल की खाड़ी और है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, तो सबसे पहला आपको प्यारे बच्चों आपको पूछा हुआ है क्या, तो सुएज नहर। तो ध्यान दीजिए सुएज नहर आपका कहां पर होगा। सुएज नहर प्यारे बच्चों ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए ये हो गया हमारा लाल सागर और ये हो गया हमारा भूमध्य सागर। इन दोनों को जोड़ने का काम, यहाँ पर एक नहर है, इसी नहर का नाम है क्या, इसी नहर का नाम है सुएज नहर। तो यहाँ पर आपका मिस्र में पड़ता है यह नहर, इसी नहर को बोलते हैं सुएज नहर। क्या बोलते हैं इसको, सुएज नहर। ठीक, फिर आपको पूछा हुआ है प्यारे बच्चों श्रीलंका। श्रीलंका कहां पर पड़ता है, भारत के पास पड़ता है, भारत से सटा हुआ। ये आपको यहां पर है ना, ये भारत हो गया हमारा और इसके साथ हमारा यहां पर लगा हुआ है श्रीलंका, है ना। यहां पर देखेंगे आपको तो यहां पर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आपको, ये आपका है श्रीलंका। क्या लिखा हुआ ये आपका है श्रीलंका। तो यहां पर आप लोग आपको डिनोट करना है। फिर आपको पूछा हुआ है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहां पर पड़ेगा, तो बंगाल की खाड़ी प्यारे बच्चों यही आपका भारत में है ना, इस साइड में पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। तो ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, है ना, ये क्या हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। फिर आपको पूछा हुआ है प्यारे बच्चों ग्रीनलैंड, है ना, बंगाल की खाड़ी। फिर आपको पूछा हुआ है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड कहां पर है, ये कनाडा हो गया, ये कनाडा हो गया और कनाडा के बगल में ये वाला जो प्रदेश है ये है आपका ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है, तो यहाँ पर एक देश पड़ता है डेनमार्क, डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका ग्रीनलैंड, है ना, ये देश आपका कौन सा है, ये ऐसे करके बॉर्डर है आपका, ये बॉर्डर हो गया ग्रीनलैंड। ये आपका एक बड़ा सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, ये ग्रीनलैंड, ये हमारा हो जाएगा आपका, इस पर कब्जा किसका है, डेनमार्क का। ठीक है, और उसके बाद क्या था आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहां पर नीचे दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहां पर आपको छोटा सा 2 द्वीप आपका दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको आसानी से, बिल्कुल दिख रहा है सर, यही है आपका न्यूजीलैंड, यही आपका क्या है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने पूरा मॉडल पेपर को देखा, किसका, जो झारखंड बोर्ड का ये मॉडल पेपर था, इसको हमने अच्छी तरह से देखा। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, अच्छी तरह से, है ना। और अगर प्यारे बच्चों आपका एग्जाम 2026 में है, झारखंड बोर्ड से हैं, आप अपना तैयारी करना चाहते हैं, हम लोग जो है प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी को छोड़ करके, कोर जो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, इसको छोड़ करके बाकी हिंदी का व्याकरण, इंग्लिश का ग्रामर, बाकी सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कराई जाती है। तो आप बेधड़क हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, इस बार के जो है 25 में एग्जाम देंगे, चाहे कोडरमा से हो, रांची से हो, धनबाद से हो, गिरिडीह से हो, है ना, अलग अलग जगह से बच्चे हमारे पास यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, है ना, और उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। एक मानचित्र आपको 5 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है, 25 आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी से लगभग रहता है। आई होप अब यहाँ तक कोई बात बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड बाय, टेक केयर।